नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 95 भारत पर। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि यूक्लिड डिवीजन थ्योरम क्या होती है और यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपके क्लास 10th के चैप्टर 1 से संबंधित है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये आपकी एक थ्योरम है। इस थ्योरम पर आधारित आपके कुछ क्वेश्चन आते हैं इस पर, और यदि आपको ये थ्योरम पूर्णतः समझ में आ जाती है तो आप उस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसमें आपके दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं k और r विद्यमान हैं कि a बराबर b क्यूब प्लस r और r जो आपका 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो, r जो आपका 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो और b से छोटा हो। आपका जो मुख्य बिंदु है, इसके मेन पॉइंट है, उसको थोड़ा सा फिर से समझते हैं। कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक जो a होंगे और दूसरा b होगा, दोनों धनात्मक होंगे और पूर्णांक होंगे। और इसके बाद कह रहा है कि ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r आपको लेना अपने मन से। q क्या है और r क्या है, इसको समझना हमें। तो q जो है आपका b से जो गुणा कर रहे हैं ये संख्या है, और r आपका एक अलग से संख्या है जो कि गुणा करने के पश्चात आप जो कुछ बचता है उसको जोड़ने के पश्चात आपका a प्राप्त होता है। तो ये पूरा क्या लिखा है, a बराबर b क्यूब प्लस r, इसको थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक में समझ लेते हैं। इसके पहले आपने भाग कहीं पढ़ा होगा, भाग में एक फार्मूला रहा होगा कि कौन सा फार्मूला था, देख लेते हैं उसको। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये आपने फार्मूला पढ़ा था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। यदि आपको ये फार्मूला याद है तो आप बड़ी ही आसानी से यूक्लिड विभाजन थ्योरम को समझ सकते हैं, बड़ी ही आसानी से यूक्लिड विभाजन थ्योरम को समझ जाएंगे। अब होगा क्या, एक दूसरे से हमें कनेक्ट करना होगा। जो फार्मूला है यही सेम टू सेम फार्मूला यूक्लिड ने लगाया है अपनी थ्योरम में। तो इस फार्मूले को ध्यान से देखते हैं और जो यूक्लिड की थ्योरम है उसको भी ध्यान से देखेंगे। अब जो आपका a और b दिया होगा, इन a और b में एक गिनती आपकी छोटी होगी, एक गिनती आपकी बड़ी होगी। तो जो a होगा आपका, ये बड़ी संख्या है, a बड़ी संख्या है, यहाँ पे थोड़ा सा चिन्ह लगा देते हैं। a बड़ी सी संख्या है, ये आपकी हमेशा होगी भाज्य। और जो b आपका है ये आपका होगा भाजक। a आपकी भाज्य संख्या है, b आपका भाजक है। अब आते हैं फार्मूले पे। तो a आपका भाज्य था, यहाँ पे a लिख देते हैं, फिर बराबर लगा था, बराबर हमने लगाया। अब भाजक आपका b था, उसको लिखते हैं। अब इस फार्मूले में क्या क्या चीज़ें बच रही हैं उसको देखते हैं। तो भाज्य हमें मिला, भाजक मिला, और इसके बाद बच रहा है आपका भागफल। तो जो क्यों यहाँ पे है, ये क्यों, ये आपका भागफल होगा। क्यों, ये आपका भागफल होगा। जितनी बार हम भाग करेंगे, और इसके बाद जो आपका r होगा, इसके बाद प्लस का चिन्ह लगा था और लिखा था आपका शेषफल। तो शेषफल के स्थान पे आपका r लिखा है, तो जो r होगा आपका ये शेषफल हो जाएगा। यदि हम पूरे यूक्लिड विभाजन की थ्योरम जो है उसके फार्मूले को इस सूत्र पर बैठाएं तो जो आपका भागफल था ये आपका क्यों रहेगा। इसको थोड़ा सा अलग कलर से लिख देते हैं।
क्योंकि इसको आपको ज्ञात करना होगा, क्यों लिख दिया हमने। और शेषफल आपका आर, ए बराबर आपका बी इंटू क्यू प्लस आर, ये आपका आ चुका है जो यूक्लिड विभाजन की प्रमेय थी। यहाँ पर जो आपका आर था ये शेषफल था, जो क्यू था ये भागफल था, और बी जो है भाजक है, ए भाज्य। जानेंगे कैसे भाज्य क्या होगा, हमारा भाजक क्या होगा। जो भाज्य होगा हमेशा आपकी बड़ी गिनती होगी, जो भाजक होगा आपकी छोटी संख्या होगी। अब बात करते हैं इस यूक्लिड विभाजन थ्योरम को कैसे लगाएंगे। जो क्वेश्चन आएगा आपका उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे हल करेंगे। तो हल करने की बात है तो इसके जो क्वेश्चन है इसको कई स्टेप में हल किया जाता है। इसके कुछ चरण होते हैं और उसको देखते हैं क्या है। पहले चरण में आपके सी और डी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। इसके लिए हम ऐसे क्यू और आर ज्ञात करते हैं कि सी बराबर डी क्यू प्लस आर, और आर जो हो आपका 0 के बराबर या 0 से बड़ा या डी से छोटा हो। इसके पहले आपकी यूक्लिड विभाजन परिमिका में उसमें ए और बी दिया था जैसे कि यहाँ पे, और इस आपके चरण में कोई संख्या आपकी दी रहेगी सी और डी। वही संख्या जो ए और बी थी यहाँ पर आपकी सी और डी हो जाती है। बाकी जो यहाँ पे फार्मूला लगा था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, वही फार्मूला यहाँ पर भी है। जहाँ पर आपका ए था वहाँ पे सी हो जा रहा है और जहाँ पे बी था वहाँ पे डी हो जा रहा है। तो सी और डी का मतलब क्या होगा यहाँ पे, इसका मतलब क्या होगा सी का और डी का। जो सी और डी होंगी ये कोई दो संख्या होगी आपकी जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो पहले चरण में करेंगे क्या, उस संख्या के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। एक कोई संख्या लेते हैं, एक कोई उदाहरण लेते हैं, तब आपके समझ में यूक्लिड विभाजन की जो चरण है पूरा पूरा आपको समझ में आएगा। मान लेते हैं एक संख्या ले लेते हैं सी, जो है ये आपका 240 हो, और डी है आपका ये 50 हो। तो आपका सी यहाँ पे बड़ा हो गया, सी आपका बड़ा है जैसे कि उसमें ए बड़ा था। अब 240 और 50 भाज्य और भाजक हमें मिल चुके हैं। जो आपका 50 है ये आपका भाजक है, और जो 240 है ये आपका भाज्य है। अब करना क्या होगा आपको 240 के बराबर लिखना है, जैसे कि इसमें सी में दिया है सी बराबर डी क्यू प्लस आर। अब आपको 240 के बराबर लिखना है, 240 सी ही था, 240 के बराबर लिखना है। कैसे लिखना है, जो आपका भाजक था डी इसको लिखना है, और जो क्यू है आपको निकालना होगा भागफल। भागफल कहने का मतलब इसको हम कितनी बार गुणा करें कि 240 मिल जाए या फिर 240 से आपको कम मिल जाए। यदि आपका 240 पूर्णतः मिल जाता है तो जो आर की वैल्यू होगी या शून्य होगी। अगर 240 आपका नहीं मिलता है इसका मतलब जो आर होगा कुछ ना कुछ होगा, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, उसका कुछ ना कुछ मान होगा। तो कैसे इसको हल करेंगे, बहुत ही शॉर्टकट मेथड है इसका, शॉर्टकट ट्रिक है, उसको समझ लेते हैं। और उसको जैसे ही समझ लेंगे आप पूरा क्वेश्चन एकदम से आसान हो जाएगा। आप चुटकियों में फटाफट कोई भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर तुरंत दे सकते हैं। तो इसके पहले हम एक वीडियो बनाए थे जिसमें हमने बताया था कि भाग विधि के द्वारा महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। यदि आपने वह वीडियो देखा होगा तो आपको ये थ्योरम बहुत ही आसान लगने लगेगी। अभी अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हम डाल दे रहे हैं, इसको जाके देख लीजिएगा। तो चलते हैं कुछ उसी तरीके से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, दो गिनती आपको भाज्य और भाजक दी गई है, इसका निकाल लेते हैं मासा। अब मासा निकालना आप सीख चुके हैं, वहाँ पे हमने बताया था। तो करेंगे क्या, 240 को हम अंदर लिखेंगे और इसके बाद 50 को बाहर लिखेंगे।
अब 50 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 240 में जाएगा कितनी बार? 4 बार जाएगा। कैसे जाएगा? 0 यहाँ से छोड़ेंगे और 0 यहाँ से 24 में पढ़ेंगे तो 4 बार, और होगा क्या? 5 चौक 20, 4 बार चला जा रहा है आसानी से, तो यहाँ से 200 आ जाएगा। कैसे कर रहे हैं? सारी चीज़ें पिछली वीडियो में आपकी बताई गई हैं। अब इसमें से घटा देते हैं 40। जैसे ही यहाँ पे 40 आता है, इसके बाद हम भाग का एक चिन्ह बनाते हैं। भाग का चिन्ह बनाने के बाद जैसे ही ये 50 आपका भाजक रहेगा, यहाँ पे निकल के आएगा, ये भाज्य हो जाएगा। अब 40 का जो पहाड़ा है, 40 की टेबल है, 50 में पढ़ते हैं, जाएगी कितनी बार? 1 बार जाएगी, और यहाँ पे आएगा क्या आपका? 40 ही आएगा। किसी भी संख्या का पहाड़ा 1 बार पढ़ते हैं तो आपकी वही संख्या प्राप्त होती है। अब इसमें से इसको घटाते हैं तो आपका आएगा 10, और 10 अभी 0 नहीं आया है, इसलिए हम भाग करते रहेंगे। अब यहाँ पे लिख देते हैं 40। 10 का पहाड़ा जो है 40 में पढ़ेंगे, जाएगा कितनी बार? 4 बार जाएगा। 4 जाने के बाद आपका शेष फल 0 प्राप्त हो जा रहा है, और भाग की प्रक्रिया यहाँ पे आपकी समाप्त हो जा रही थी वहाँ पे। वैसे ही कुछ यहाँ पर भी है। यहाँ पर होगा क्या? स्टेप बाय स्टेप। जैसे हमने एक बार भाग किया, आपका चरण नंबर फर्स्ट होगा। दूसरी बार हमने भाग किया, चरण नंबर सेकंड होगा। तीसरी बार हमने भाग किया तो चरण नंबर थर्ड होगा। जितनी बार आप भाग करते जाएंगे उतना चरण आपका होता जाएगा, और लास्ट में जैसे ही आपका शेषफल 0 प्राप्त होता है, आपके चरण खत्म हो जाते हैं, वहीं पर आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, कैसे हमें लिखना होगा। लिखने का जो तरीका है वो क्या है? तो अब यहाँ पे 240 के बराबर हमें करना है। जो भाज्य था आपका यहाँ पे 240 था, भाजक आपका 50 से भागफल यहाँ पे आया कितना? 4 आया है। अब यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं, और शेषफल प्लस आपका होगा। शेषफल यहाँ पे आया क्या आपका? 40 आया है। अब यदि हमें चेक करना है ये सही है या गलत है तो चेक कर सकते हैं। 50 को 4 बार गुणा करेंगे, आपका 200 आएगा, 40 जोड़ देंगे तो 240 और 240 आपस में बराबर होने चाहिए। जो यहाँ पे आर की वैल्यू है ये 0 से बड़ी है, 40 से, और आपका डी से छोटा। डी क्योंकि यहाँ पे 50 था, इससे छोटा होना चाहिए। इसका मतलब जो भी कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो रही है, और यहाँ पे ये आपका पहला चरण कंप्लीट होता है। जो पहला चरण था ये आपका कंप्लीट होता है, और सेकंड चरण क्या है इसको देख लेते हैं। जो दूसरा चरण है, उस दूसरे चरण में आप करेंगे क्या? उस दूसरे चरण में यही काम करेंगे जो इसके पहले वाले चरण में किया गया है, उसमें भी यही काम करना होगा जो हम पहले में किए हैं, कि हम भाग करेंगे, और भाग करने के पश्चात उसमें आर की वैल्यू आपको 0 लानी है। आर की वैल्यू यदि 0 नहीं आती है तो फिर अगले चरण पे चले जाते हैं 3 पे। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते रहेंगे जब तक कि आपका शेषफल जो है 0 प्राप्त नहीं हो जाता है। तो अभी तक हम यहाँ पे पहले चरण को कंप्लीट कर लिए। कहने का मतलब यहाँ तक हमने लिख लिया है। अब आते हैं दूसरे चरण पे। तो दूसरे चरण पे क्या कह रहा है कि यदि r बराबर 0 है तो d पूर्णांकों c और d का HCF है। यदि r बराबर 0 नहीं है तो d और r के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे कंडीशन लगा रहा है कि r बराबर 0 है तो d पूर्णांकों c और d का HCF है। जो यहाँ पे d आएगा 4, ये इसका HCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। यदि नहीं आता, r बराबर 0 नहीं आता है तो फिर से आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। अब करेंगे कैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग? पहले हमने भाज्य और भाजक में यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कर दिया। अब आपका नया जो भाजक होगा, नया जो भाज्य होगा, ये कौन सा होगा? तो इधर आपका भाग का चिन्ह बना है, यहाँ पर उदाहरण आपको समझाया गया अच्छे तरीके से। यहीं पर चेक करते हैं कि भाजक क्या होगा और भाज्य क्या होगा। तो जो क्वेश्चन आपका है कि सी और डी के लिए यूक्लिड विभाजन के आधार पर इसका HCF ज्ञात कीजिए। HCF तो हमने निकाल लिया है भाग विधि के द्वारा बड़ी ही आसानी से। अब इसी को लैंग्वेज में लिखेंगे, भाषा में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे ये आपको बता रहे हैं। तो जो यहाँ पे नया भाजक होगा, आपका नया भाजक जो होगा ये आपका 40 होगा, और जो भाज्य होगा ये 50 होगा। अब इस पर हम लगाएंगे क्या? यूक्लिड विभाजन थ्योरम। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस पर लगाई जाएगी। तो जो 40 और 50 है, लाना क्या है इसमें? आपको 50 लाना टोटल, क्योंकि 50 बड़ी संख्या है। तो 50 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 50 बराबर,
अब 50 में 40 का पहाड़ा आपको पढ़ना है। 50 आपका भाज्य था, 40 आपका भाजक है। अब 40 को कितनी बार गुणा करें, यहाँ से चेक कर लेते हैं। 40 का पहाड़ा हमने एक बार पढ़ा था, इसलिए 40 गुणे 1 कर देते हैं, और प्लस जो आपका शेषफल बचा था 10, प्लस जो शेषफल बचा था उसको लिख देते हैं। यूक्लिड विभाजन की जो थ्योरम थी इसमें लग चुकी है। स्टेप 2 आपका कंप्लीट हो चुका है, चरण 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे जो आर की वैल्यू थी, यहाँ पे जो आर की वैल्यू थी ये आपकी शून्य प्राप्त नहीं हो रही थी। जो आर की वैल्यू ये यहाँ पे 10 लिखा था, इसलिए हमें एक चरण और चलना होगा। कहने का मतलब चरण 3 भी यहाँ पे आएगा। यदि यहाँ पे आर की वैल्यू शून्य हो जाती है तो चरण 2 के बाद आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो सी और डी संख्या थी 240 और 50, उसका जो एचसीएफ होगा उसके पहले का जो भाजक था वही उसका एचसीएफ हो जाता है। अब तीसरी प्रक्रिया क्या है कि इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए। कहने का मतलब यह प्रक्रिया आपकी रिपीट होती रहेगी जब तक कि शेषफल शून्य न प्राप्त हो जाए। इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही वांछित एचसीएफ है, जो कि हमने पहले बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, भाग वाले में, कि भाग विधि से मासा कैसे ज्ञात करते हैं, भाग विधि से महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करते हैं। उस वीडियो में हमने बताया था कि कैसे आपका एचसीएफ निकाला जाता है भाग विधि के द्वारा। तो वहाँ पे आपको यदि समझ में आया है तो यहाँ पर भी पूरा पूरा समझ में आएगा आपको। फिर से देखते हैं इसमें जो तीसरा स्टेप होगा आपका क्या होगा। जो तीसरा स्टेप आपका होगा इसमें भाजक कौन होगा और भाज्य कौन सा होगा। तीसरे स्टेप में आते हैं तो तीसरा जो स्टेप आपका है ये आपका 10 है और 40 है। जो 40 आपका है ये आपका भाज्य है, तो भाज्य बराबर हम लिख लेते हैं। और जो 10 है आपका भाजक है। इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़ रहे हैं हम, 10 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ रहे हैं। और जो शेषफल है आपका ये कितना बच रहा है, शून्य बच रहा है। शेषफल आपका यहाँ पे शून्य प्राप्त हो जा रहा है। तो जो चरण 3 है यहाँ पे, ये चरण 3 आपका कंप्लीट हो जा रहा है। यहाँ पे कहने का मतलब इसके आगे कोई चरण नहीं होगा। यहाँ पर आपकी भाग करने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। और यहाँ पे जो आर था ये आपका 0 प्राप्त हो गया। जो शेषफल था ये 0 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर आपके भाग करने की जो प्रक्रिया है ये आपकी समाप्त हो जाएगी। तो होगा क्या, इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना होगा कि यहाँ पर शेषफल आपका 0 प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर शेषफल शून्य प्राप्त हो रहा है। इसलिए भाग करने की प्रक्रिया यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। और इसका भाजक ही 240 और 50 का एचसीएफ होगा, मासा होगा। जो एचसीएफ यहाँ पे निकल के आएगा इसके पहले का भाजक होगा। और इसके पहले का जो भाजक था वो क्या था आपका, चेक कर लेते हैं। इसके पहले का जो भाजक था यह आपका 10 था। तो जो एचसीएफ की वैल्यू है ये आपकी निकल के आएगी 10। जो आंसर आपका आएगा यहाँ पे 10 आएगा। यूक्लिड विभाजन थ्योरम के द्वारा इसको आपको लगाना था। तो यदि आप कहीं भी रफली भाग कर ले जाते हैं, छोटा सा भाग होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 3-4 स्टेप में आपके भाग समाप्त हो जाएंगे। कितना ही बड़ा भाग क्यों ना हो, 5-6 स्टेप से ज़्यादा नहीं होंगे। तो जैसे ही आप भाग कर लेते हैं आपका सवाल एकदम ही आसान हो जाता है। उसी को आपको फार्मूले के रूप में लिख देना है
आपको हिंदी भी लिखनी है। हिंदी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी होगी। कैसे लिख रहे हैं, 4-6 क्वेश्चन लगाएंगे तो बड़ी आसानी से आप पूरी हिंदी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका शेषफल शून्य प्राप्त हो गया, और जैसे ही शून्य प्राप्त होगा आपका शेषफल, उसके पहले आप भाजक चेक करेंगे किससे हमने भाग किया और शेषफल आपका शून्य आया। तो यहाँ पे हमने 10 से भाग किया था कि शेषफल जो है ये शून्य प्राप्त हो रहा था, तो 10 आपका यहाँ पे HCF हो जाएगा, 10 आपका मासा हो जाएगा यहाँ पे। चलिए एक उदाहरण देखते हैं इसका। तो इसके पहले जो है ये आपका यूक्लिड विभाजन थ्योरम आपकी पूरी समझ में आ चुकी होगी। यह एल्गोरिदम इसलिए प्रभावशाली है क्योंकि HCF C और D बराबर HCF D और R, HCF D और R होता है जहां संकेत HCF C D का अर्थ है कि C और D का HCF, जो हम C और D का HCF निकालेंगे, C और D का मासा निकालेंगे, ये आपस में D और R के मासा के बराबर होगा। कहने का मतलब ये होगा, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जो इसके पहले हम D और R निकाल रहे थे, तो यहाँ पे देखते हैं जो D था क्या था, ये D आपका यहाँ पे 50 था और जो R था आपका 40 था। यदि हम D और R का भी मासा निकालते हैं, D और R का भी समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, यदि हम D और R का भी मासा निकालते हैं, D और R का भी समापवर्तक निकालते हैं, यदि हम D और R का भी महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, तो वह भी आपका 240 और 50 के महत्तम समापवर्तक के बराबर होगा। कहने का मतलब जो आपका मासा आया है, महत्तम समापवर्तक 10 आया है, ये 240 और 50 का भी है और 50 और 40 का भी है। ये बातें आपको पूरी तरह से समझ में आ चुकी होंगी। अब इसके बाद एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण जो आपका कि 272 और 148 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। संख्या जो आपकी है यह 272 और 148 है। अब इसमें करना क्या है, आपको यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके इसका HCF निकालना है। तो सबसे पहले इसमें एक ट्रिक लगाते हैं। कौन सी ट्रिक है? ट्रिक ये है कि जो आपका HCF पहले हम भाग विधि के द्वारा ज्ञात कर रहे थे, उसी के आधार पर यूक्लिड विभाजन की थ्योरम के आधार पर ये क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए देख लेते हैं उस तरीके से भाग विधि से मासा कैसे ज्ञात कर रहे थे। 272 और 148 में चेक करेंगे कौन सी संख्या आपकी बड़ी है, कौन सी संख्या आपकी छोटी है। तो 272 आपका बड़ा है, 148 आपका छोटा है। तो जो 272 होगा ये क्या होगा, 148 है, ये क्या होगा 272 आपका भाज्य हो जाएगा और 148 आपका भाजक हो जाएगा। अब यहाँ से हम भाग कर लेते हैं थोड़ा सा शॉर्टकट। भाग के अंदर लिखते हैं 272, उसके बाहर लिखते हैं 148। 148 का पहाड़ा ले जाएंगे 272 में तो एक बार जाएगा, आएगा 148। इसमें से इसको घटाते हैं तो ये आएगा 1 2 4 124। 124 के बाद फिर भाग का चिन्ह हमने बनाया और इसके अंदर लिखा 148। 148 में जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो जाएगा एक बार 124 और नीचे आपका बच के आया 24। 24 में 24 से पहाड़ा पढ़ेंगे 124 में जाएगा 5 बार 120 और घटेगा तो ये आ जाएगा 4 और 4 का पहाड़ा फिर 24 में पढ़ेंगे तो ये 6 बार में पूर्णतः चला जाएगा और शेषफल आपका 0 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से हमने सरल तरीके से भाग कर लिया। भाग के द्वारा अब हमें पता चल गया कि महत्तम समापवर्तक या HCF कितना आएगा। यहाँ से तो 4 जो गिनती होगी आपकी, जो 4 भाजक होगा, अंतिम भाजक यही आपका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। अब देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में कितने स्टेप जाएंगे, कितने चरण इसमें जाएंगे, यहीं से चेक कर लेते हैं। तो 148 से जब हम लेके चलेंगे तो ये 124 पे शेषफल बचेगा, ये पहला स्टेप हो जाएगा। सेकंड स्टेप आपका यहाँ पे 24 बचेगा, ये होगा। थर्ड स्टेप आपका 4 बचेगा तो ये होगा।
और फोर्थ स्टेप में आपका शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब जो हमारा सवाल है, जो हमारा क्वेश्चन है, ये 4 स्टेप दिख जाएगा। 4 स्टेप में ये सवाल हल हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं पहला चरण। तो लिखेंगे क्या, कैसे, लैंग्वेज आपको जो लिखनी है उसी का अभ्यास करना है, बाकी सवाल आप बड़ी ही आसानी से कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं चरण फर्स्ट। चरण फर्स्ट में करेंगे क्या, चरण फर्स्ट में सबसे पहले हम देखेंगे कि संख्या कौन सी बड़ी है, तो देख चुके हैं पहले ही, वही लिख लेते हैं यहाँ पे कि 272 और 148। 272 बड़ा है, इसमें यूक्लिड प्रमेय का लगाने पर हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है। निम्नलिखित प्राप्त होता है। अब देखेंगे क्या हमें प्राप्त हो रहा है निम्नलिखित। इसके पहले जो हम रूल लगाए थे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, वही काम यहाँ पर भी करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना होगा 272। 272 हम लिख लेते हैं। अब इसके बाद बराबर का चिन्ह हमने लगाया। अब क्या लिखना है आपको, भाज्य तो हो गया आपका, भाजक लिखना है 148 है। 148 यहाँ पे लिख देते हैं। 148 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है, एक बार पढ़ना है, एक आ गया। शेषफल कितना बच रहा है आपका, 124। पहला चरण आपका कंप्लीट, पहला स्टेप आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जहाँ पे आर की जो वैल्यू है यह 0 अभी प्राप्त नहीं हुई है, कहने का मतलब यह है 124 है। जो यूक्लिड विभाजन का जो एल्गोरिदम है, जो प्रक्रिया है, ये अभी और स्टेप तक जाएगा और चरण तक जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला जो चरण है क्या होगा। अगले चरण में जो आपका शेषफल है यही आपका नया भाजक बन जाएगा, और जो आपका भाजक था वो आपका भाज्य बन जाएगा। अब यहाँ पे लिखा जाएगा कि चरण 2 में यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा। चरण 2 में आपको लिखना होगा यहाँ पर शेषफल एक 124 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम नए भाजक 20 और 148 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं, तो हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है। निम्नलिखित प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं क्या प्राप्त हो रहा है इसमें। तो यहाँ पे आपका जो भाजक था 124 से जो भाज्य है यह 148 है। 148 में 124 की टेबल आपको पढ़नी है। तो इतना सब कुछ ना करके हम एक छोटा सा भाग कर लिए हैं, वहीं से बार बार हम चेक करेंगे कि क्या कितने के बराबर होगा। अब यहाँ पे दूसरे स्टेप में देखते हैं भाग में।
लिखना क्या है आपको, 148 के बराबर लिखना है। 148 यहाँ पे लिखते हैं, बराबर क्या आएगा आपका, 124 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े हैं, एक बार पढ़े हैं, तो 124 गुणे 1 प्लस आपका शेषफल यहाँ पे कितना बचा है, तो ये प्लस शेषफल आपका 24 बचा है, 24। ये आपका स्टेप 2 हो जाता है, चरण 2 हो जाता है। यहाँ पर जो आर की वैल्यू है ये अभी शून्य नहीं आई है, इसलिए अगले चरण में जाएंगे, चरण नंबर 3 में। तो जो आर है जब तक ये शून्य नहीं आ जाता है तब तक की यह प्रक्रिया हम जारी रखते हैं। तो अगला चरण जो है आपका देख लेते हैं कि क्या है वो। तो यहाँ पे लिखेंगे चरण नंबर 3, चरण नंबर 3। यहाँ पे फिर वही काम करेंगे कि यहाँ पर शेषफल, यहाँ पर शेषफल 24 शून्य के बराबर नहीं है, इसलिए हम नए भाजक भाजक 24 और भाज्य 124 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं तो हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है। अब इसके बाद देखते हैं क्या हमें प्राप्त हो रहा है। इसके पहले जो हम भाग किए थे वहीं से चेक कर लेते हैं क्या हमें मिल रहा है अगले स्टेप में। जो अगला स्टेप होगा वो क्या होगा, तो यहाँ से देखते हैं 24 से यदि हम भाग कर रहे थे तो 124 में जो आपका पहाड़ था 5 बार जा रहा था, 5 बार जाने के पश्चात जो शेषफल आपका था 4 बच रहा था। तो अगले स्टेप में चरण 3 में आप लिखेंगे क्या, जो चरण 3 है यहाँ पे लिखा जाएगा कि 124 बराबर 24 गुणे 5 प्लस 4। चरण 3 यहाँ पे समाप्त होता है। चरण 3 में भी आपका जो शेषफल है यह शून्य नहीं प्राप्त है अभी। इसका मतलब जो यूक्लिड विभाजन थ्योरम है ये अभी एक स्टेप, चरण 4 में क्या होगा, जो लैंग्वेज होगी आपकी वही होगी सेम टू सेम। तो सेम होगी तो थोड़ा सा हम अलग काम करेंगे। चरण 3 को ही मिटाकर हम यहाँ पे चरण 4 लिख देते हैं ताकि जो आपका क्वेश्चन हो इसी पेज में आसानी से हल हो जाए। चलिए देखते हैं यहाँ पर जो शेषफल है ये आपका 4 था, 4 जो है ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम नए भाजक कौन सा होगा आपका यहाँ पे, भाजक आपका 4 होगा और भाज्य आपका 24 होगा। इस पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं तो हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा देखते हैं। जो 24 होगा ये आपका भाज्य होगा, ध्यान दीजिएगा इसको। तो 24 के बराबर ही हम लिखेंगे, 24 बराबर 4 गुणे 6 प्लस 0। पीछे जहाँ हमने भाग किया था वहाँ से देखकर बड़ी आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो r की वैल्यू है, जो r का मान है यह 0 प्राप्त हो गया है। तो जैसे ही r का मान 0 प्राप्त होता है, यह जैसे ही शेषफल आपका 0 प्राप्त होता है, आप भाग करने की प्रक्रिया को बंद कर देंगे, भाग करने की प्रक्रिया को समाप्त कर देंगे। आपका जो चरण होगा वो समाप्त हो जाएगा।
इसके बाद आप लिखेंगे क्या, देख लेते हैं कि यहाँ पर शेषफल शून्य प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर शेषफल शून्य प्राप्त हो रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। समाप्त हो जाती है। और यहाँ भाजक 4 है, इसलिए 148 और 272 का HCF मासा आपका 4 ही होगा। 272 और 148 का जो HCF आएगा वो निकल के 4 आ जाता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये होता है समाप्त। जो प्रक्रिया थी आपकी उसको फिर से एक बार देख लेते हैं क्या कैसे था। जैसे हमें क्वेश्चन दिया रहेगा, सबसे पहले करेंगे क्या, उसमें चेक करेंगे कि कौन सी गिनती आपकी बड़ी है, कौन सी गिनती आपकी छोटी है। जो बड़ी गिनती होगी आपका ये भाज्य हो जाएगा, जो छोटी गिनती ये आपकी भाजक हो जाएगी। अब करते क्या है, एक तरफ कहीं छोटा सा भाग कर लेते हैं। आपके नियम में है नहीं ये, फिलहाल ये छोटी सी एक ट्रिक है हमारी। यदि आप भाग कर ले जाएंगे बड़ी ही आसानी से, तो आपके जो क्वेश्चन होंगे वो बड़ी ही आसानी से उसको हल कर सकते हैं, उसमें गलत होने के चांसेस कहीं भी नहीं है। चेक किया जाएगा कि यूक्लिड विभाजन लगाने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है। जो आपका पहला स्टेप होगा, पहला तरीका होगा 148 और 272 में जब इसकी टेबल पढ़ रहे थे कितना शेषफल बच रहा था, वही फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। आपकी प्रक्रिया यहाँ पे समाप्त हो जाती है। पहली शेषफल शून्य नहीं आता है तो अगली प्रक्रिया में जाएंगे, यदि शेषफल शून्य आ जाता है तो वहीं पर प्रक्रिया आपकी समाप्त। इसी प्रकार चरण दूसरे में हमने भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल से, वहाँ शेषफल आपका 24 आ रहा था, वहाँ भी 0 नहीं हो रहा था, इसलिए अगले चरण में जाते हैं। चरण 3 में, चरण 3 हमने मिटा दिया है। वहाँ पे आपका चरण 3 जो था, चरण 3 में आप 0 नहीं प्राप्त कर रहे थे, तो इसके बाद हम चरण 4 में गए। चरण 4 में यहाँ पे आपका शून्य प्राप्त हो जा रहा है, शेषफल 0 प्राप्त हो जा रहा है। तो यहाँ पे लास्ट में हम लिख देते हैं कि यहाँ पे शेषफल आपका शून्य प्राप्त हो रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रक्रिया आपकी समाप्त हो जाएगी। यहाँ भाजक आपका जो इसके पहले का था 4 था, वही आपका HCF हो जाएगा, वही आपका मासा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।